नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू वाइस में। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इस पे पूरा फोकस करेंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लेके। ओनली देखते हैं आप कि मिसाइल का अटैक हुआ, नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग किया, नॉर्थ कोरिया के पास निकले। हम पूरा ओवरऑल बात करेंगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मामला क्या है, नॉर्थ कोरिया अमेरिका का क्या मामला है, नॉर्थ कोरिया की क्या पोजीशन है, साउथ कोरिया की क्या स्थिति है करंट में। देखिए, अभी जो मामला है, नॉर्थ कोरिया ने योंगप्योंग नामक एक द्वीप पे 200 सेलिंग किया है, 200 आर्टिलरी सेलिंग किया। आर्टिलरी अर्थात तोपों से फायरिंग किया है किसी द्वीप पे। उस द्वीप का नाम है योंगप्योंग। नॉर्थ कोरिया बोलता है यह द्वीप हमारा है, साउथ कोरिया के अंडर में करंट में आता है यह द्वीप, इसी को लेकर विवाद है। तो साउथ कोरिया ने अपने नागरिकों को उस योंगप्योंग द्वीप को खाली करने के लिए आदेश दिया है। मामला बहुत गरमाया हुआ है भविष्य को लेकर इसका। देखते हैं, इसी पे आज पूरा है। एक बैकग्राउंड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। देखिए, पहला जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच अभी जो करंट स्टेटस है, अपडेट है। इसमें योंगप्योंग एक द्वीप बोलना है आपको, योंगप्योंग। ये द्वीप है। ये द्वीप कहाँ पे है बोलेंगे, जो आइलैंड है ये आपका पीला सागर में है। जो कोरिया है वास्तविक में कोरिया पेनिनसुला के रूप में जाना जाता है। अगर आप मैप देखें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दो द्वीप करना है आपको, दो देश। इसमें एक करना है आपको साउथ कोरिया और दूसरा करना है नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ सेक्शन करना है आपको, ये साउथ सेक्शन, अर्थात नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वास्तविक में है क्या। ये एक पेनिनसुला है, इसके इस साइड में पीला सागर है, तो चीन है इसका एक पोर्शन। चीन और कोरिया पेनिनसुला के बीच में पीला सागर है। पुनः इस साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जापान सागर। ये पूरा सागर है तो पेनिनसुला, और ये लैंड से घिरा हुआ है। इसके इस साइड में चीन और आपको रूस दिखाई देंगे बॉर्डर के पास। तो कोरिया पेनिनसुला ये दो बाटों में, दो कंट्रियों में डिवाइड है। एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है साउथ कोरिया। जो एक घटना है प्योंगयांग, जो द्वीप पे 200 फायरिंग किया है नॉर्थ कोरिया ने, 200 सेलिंग किए हैं, बमबारी किया है। ये कहाँ पे है, पीला सागर में है। आपको बोलना है पीला सागर में योंगप्योंग द्वीप है। ये किसका है, करंट पोजीशन है साउथ कोरिया का। ये साउथ कोरिया का एक द्वीप है जिसपे नागरिक वास करते हैं। साउथ कोरिया ने इसे भड़काने वाला कार्रवाई कहा है कि प्रोएक्टिव एक्ट है। साथ साथ में अमेरिका पे इस नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका साउथ कोरिया दोनों इस पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग करते रहता है, कभी पीला सागर में, कभी जापान सागर में, कभी उसके मिसाइल साउथ कोरिया के आसपास गिरते हैं। एक बार हम थोड़ा कंपेयर करते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कि करंट में दोनों की इकोनॉमिक्स क्या है, जनसंख्या क्षेत्रफल को लेके। तो मैं एक साइड नॉर्थ कोरिया का लिखूंगा, दूसरी साइड साउथ कोरिया को, ताकि आसान हो कंपेयर करने में करंट पोजीशन को लेके। ये जो नॉर्थ कोरिया है इसका क्षेत्रफल, जो एरिया है, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का है। क्या बोलना है आपको, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। एक मोटा मोटी आंकड़ा लेके चलना है। नॉर्थ कोरिया का क्षेत्रफल है, साउथ कोरिया का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अर्थात नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से क्षेत्रफल में बड़ा है, 20,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, नॉर्थ कोरिया बड़ा है। जनसंख्या पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या कितनी है नॉर्थ कोरिया की, 2.6, 2 करोड़
क्या बोलना है आपको, 2,60,00,000। और साउथ कोरिया की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन 5 करोड़ है। तो साउथ कोरिया जनसंख्या में नॉर्थ कोरिया से डबल से भी अधिक है, 5,20,00,000 जनसंख्या है, तो डबल है। लेकिन क्षेत्रफल में नॉर्थ कोरिया बड़ा इलाका है। पुनः जीडीपी की बात कर लेते हैं एक बार कि जीडीपी कितनी है इसकी। जीडीपी नॉर्थ कोरिया की जो है $40 बिलियन है ओनली। कितना बोलना है आपको, $40 बिलियन की जीडीपी है। तो जीडीपी इसकी पोजीशन जो है वर्ल्ड में बहुत ही नीचे है, लो कैटेगरी की जीडीपी है इसकी। लेकिन अगर इसकी जीडीपी की बात करेंगे साउथ कोरिया की, $1.7 ट्रिलियन की जीडीपी है। वर्ल्ड में इसका पोजीशन है 12वां रैंक है। दोनों साथ ही साथ हैं, कंट्री हैं, भाषा सेम है, बोल चाल रीति रिवाज परंपरा बैकग्राउंड भी सेम है। दोनों का एक साझा इतिहास है। उसके बाद भी देखें यहाँ पे जीडीपी सिर्फ 40 बिलियन का है, 1.7 बिलियन का है। जीडीपी में इतना पीछे छूट चुका है नॉर्थ कोरिया कि इसे यहाँ तक पहुँचने में अभी 100 साल से अधिक लग जाएंगे। नॉर्थ कोरिया का अचीवमेंट है। इसके बाद आपको देखना पर कैपिटा इनकम इसका वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट है, $2,000 से भी नीचे बोला जाता है। गरीबी भुखमरी अलग से है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन इसकी पर कैपिटा इनकम $33,000 से अधिक है। वर्ल्ड में विकसित कंट्री अर्थात डेवलप्ड हो चुका है पूरी तरीके से। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक डेवलप्ड विकसित कंट्री है। जो नॉर्थ कोरिया है ये G20 का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, एंड जो एशिया प्रशांत ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। लेकिन साउथ कोरिया आज भी जो है बसता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव से कटा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट है बोलेंगे। पुनः यहाँ पे एक बार मिलिट्री का भी कंपेयर कर लेते हैं। इसके पास 77 लाख मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स है। तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री 77 लाख, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया के पास रिजर्व आर्मी है। हर 3 में से एक व्यक्ति जो है या तो सेना में है या तो पैरामिलिट्री है। 77 लाख है मिलिट्री या पैरामिलिट्री। जनसंख्या कितनी है, 2.6 करोड़ जनसंख्या है। तो हर 3 में से एक व्यक्ति या तो सेना में है या तो पैरामिलिट्री फोर्स में है। रिजल्ट ये है कि एक ये सैनिक राज्य है। अगर इसे सैनिक राज्य का दर्जा बोले दिया जाए तो कोई गलत नहीं, सैनिक राज्य है। साउथ कोरिया की भी सेना है, लेकिन ये एडवांस सेना है। और इसके साथ साथ में क्या है, आपकी यूनाइटेड स्टेट की सेना भी है। तो ये वेल इक्विपमेंट है, एडवांस सेना है। इसकी सेना के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है कि कितनी एडवांस है। तो सेना में ऐसा बोला जाता है कि साउथ कोरिया एडवांस है, इससे आगे है। तो ये एक छोटा सा कंपेयर है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एक बार हम देखते हैं बैकग्राउंड इतिहास में दोनों जो हैं कोरिया किस तरीके से इनका जुड़ाव रहा है। बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए बात है सेकेंड वर्ल्ड वार की, द्वितीय विश्व युद्ध। तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये जो कोरिया पेनिनसुला था जापान के अंडर में था। क्या बोलेंगे, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक जो जापानी साम्राज्यवादी कंट्री था, जापान एक साम्राज्यवादी देश के रूप में जाना जाता था। तो जापान ने इस पर कब्जा किया था। तो कोरिया पेनिनसुला जापान के अधिकार में था। पता है 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे, अगस्त की बात है 1945 के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो जापान जो एक साम्राज्यवादी देश था काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके बाद जो बात था कि कोरिया पेनिनसुला, इसमें 2 कंट्री उस समय उभरे, एक था सोवियत संघ और दूसरे साइड क्या था, यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूएस। तो सोवियत संघ और यूएस हमेशा से चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक नया वार स्टार्ट हो गया था इन दोनों कंट्री के बीच, इसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड वार के नाम से। तो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ जस्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो नॉर्थ वाला पोर्शन सोवियत संघ के अंडर में आ गया।
क्या बोलेंगे, जो नॉर्थ कोरिया था सोवियत संघ के अंडर में आया और जो साउथ कोरिया था यूएस के अंडर में आ गया, प्रभाव में आ गया। इस तरीके से जो नॉर्थ कोरिया था वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, वहाँ पे सोशलिस्ट पॉलिसी को लागू किया गया। जो यूनाइटेड स्टेट के अंडर में आया साउथ कोरिया, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स थी और डेमोक्रेसी आया। तो लोकतंत्र और समाजवाद का सीधा टकराव, एक्चुअली में ये टकराव जो सोवियत संघ यूएस के बीच है, और रिजल्ट ये हुआ 1950 में कोरिया वार स्टार्ट हुआ। क्या बोलेंगे, 1950 में कोरिया वार स्टार्ट हुआ, 1953 तक कोरिया वार चला। कोरिया वार, कोरिया युद्ध क्या है, तो बोलेंगे कोरिया युद्ध जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच लड़ा गया एक युद्ध है। 1950 में स्टार्ट हुआ, 1953 तक चला, लगभग 3 साल तक कोरिया युद्ध चले। इस युद्ध में 30 लाख लोग मरे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो मारे गए ज्यादा लोग युद्ध में, वियतनाम युद्ध में या तो मरे हैं या तो फिर कोरिया युद्ध में मरे हैं। कोरिया युद्ध या वियतनाम युद्ध में, कोरिया युद्ध ये दोनों कोरियाओं के बीच लड़ा गया, लेकिन एक साइड जो सोवियत संघ है और चाइना एक पक्ष में थे। जो कोरिया युद्ध लड़ा बोले हैं आपको, सोवियत संघ और चीन एक साइड थे। इनकी जो लड़ाई हुई यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व वाली पश्चिम देशों के साथ हुई। तो इन दोनों के बीच सीधा लड़ाई एक्चुअली में ना होके इन दोनों को आगे करके लड़ाया गया। रिजल्ट ये है, जो लोग मरे हैं ना तो यूएस के मरे, ना तो चीन, ना तो सोवियत संघ के मरे हैं 30 लाख लोग, कोरियन लोग। फिर भी बोला जाता है, अमेरिका दावा करता है कि इसके भी 30,000 नागरिक मारे गए हैं और सैनिक मारे गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के भी काफ़ी सारे सैनिक मरे थे। तो चीन भी इसी तरीके से दावा करता है, काफ़ी सारे जो चाइनीज लोग हैं उन्होंने कोरिया को आज़ाद कराने में अपनी जान दी। इसके बाद अचानक से ही 1953 में बिना किसी शांति समझौते के ही वार को समाप्त कर दिया जाता है और इनके बीच में एक सीमा रेखा खींच दी जाती है। ये सीमा रेखा है नॉर्थ और साउथ के बीच। क्या बोलेंगे, नॉर्थ और साउथ के बीच जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को इंटरनेशनल लेवल पे डीमिलिटराइज जोन बोला जाता है। एक शब्द है डीमिलिटराइज जोन, अर्थात एक ऐसा जोन जहां बोला जाता है सैनिक नहीं रहेंगे लेकिन वास्तविक में सेना रहती है। ये सीमा है जहां पे दो शक्ति अर्थात दो सुपर पावर आमने सामने हो। तो जो सुपर पावर आमने सामने हो इनके बीच की सीमा को डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। ये बात है 1953 की। ईस्ट और सोवियत संघ नॉर्थ में, साउथ में अमेरिका सेना, तो दोनों सुपर पावर आमने सामने स्पष्ट रूप से एक सीमा खींची। यही सीमा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सीमा करंट में है और हैवी मात्रा में मिलिट्री उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जल में भी एक सीमा खींचा गया, पीला सागर था ऐसे करके। तो बोलेंगे पीला सागर में भी आगे एक सीमा खींच दिया गया जिसे नॉर्दर्न लिमिट लाइन बोला जाता है। जल सीमा है उत्तरी कोरिया नॉर्दर्न कोरिया के बीच, नॉर्थ लिमिट लाइन। तो ये तो स्थल सीमा है और ये जल सीमा है। तो सीमा खींच दिया। ऐसा इसलिए है, अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है किसी भी कंडीशन में सोवियत संघ और चाइना हिंद महासागर में अपना प्रचार प्रसार ना कर सके, पैर फैला ना सके। ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर यूनाइटेड स्टेट के अंदर में रहे, हमेशा से चाइना की पॉलिसी रही है। रिजल्ट ये है कि भारी मात्रा में सेना की उपस्थिति अमेरिका के नेतृत्व में, पश्चिम देशों के नेतृत्व में रहा और पूरी तरीके से चाइना सोवियत संघ को रोक दिया गया और ये सीमा मान लिया गया। ऐसे करके आगे प्रशांत महासागर मिल जाता है। तो ये रणनीति अमेरिका ने अपनाया और इन दोनों के बीच सीमा रेखा खींच दिया गया। अब इन दोनों के बीच मामला क्या है, ये दोनों कंट्री दावा करते हैं पूरा पेनिनसुला पे अधिकार का। नॉर्थ कोरिया बोलता है कि पूरा पेनिनसुला कोरिया जो है हमारा है, हमारी सरकार ही मान्य सरकार है। इधर साउथ कोरिया का दावा है कि पूरा पेनिनसुला हमारा है और सियोल उसकी राजधानी है। तो ये दोनों लेके हमेशा टकराव टेंशन में रहते हैं। जिस तरीके से ताइवान पे चाइना अधिकार का दावा करता है कि ताइवान हमारा है, तो उसी तरीके से ताइवान अलग से बोलता है नहीं, हम स्वतंत्र कंट्री, हमारा अपना अस्तित्व है। रिजल्ट ये रहता है, अभी भी बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो पहले तो एक थे लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। इसमें हमारे सामने एक एग्जाम्पल है वियतनाम।
देखिए, वियतनाम एक समय अमेरिका से युद्ध लड़ा था, वियतनाम वार चले थे। जो वियतनाम को आप देखेंगे तो ईस्ट एशिया में दिखाई देता है आपको, आसियान कंट्री का एक देश है। ये उत्तरी वियतनाम और ये दक्षिणी वियतनाम था। ये दोनों वियतनाम ठीक इसी तरीके से जो स्थिति थी कोरिया की, कि उत्तरी कोरिया पे सोवियत संघ और दक्षिण कोरिया पे यूएस, ठीक इसी तरीके की स्थिति वियतनाम के साथ भी थी। जो उत्तरी वियतनाम था वो चाइना के अंडर, सोवियत संघ के अंडर, दक्षिण वियतनाम जो था अमेरिका के अंडर। दोनों युद्ध लड़े, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे अमेरिकी सेना भी मारे गए। सबसे अधिक अमेरिकी सेना इसी वियतनाम के युद्ध में मरे थे। ये 1970 के दशक में चला था। लेकिन बाद में हुआ क्या, इनके बीच जो डीमिलिटराइज जोन था, ये वाला जो सीमा खींचा गया था दो सुपर पावर के बीच, इसे हटा दिया गया। इसका रीयूनिफिकेशन हुआ, अर्थात जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम थे फिर से एक हो गए। और वियतनाम की राजधानी हनोई है करंट में। तो हो चिन मिन बहुत बड़े योगदान दिए थे इनका एकीकरण करने में। तो हमको दिखाई देता है किस तरीके से पूरा वियतनाम आखिर एक हो गया, दो वियतनाम एक हुए। यहाँ पे भी स्थिति ठीक इसी तरीके से, भविष्य में दोनों एक होंगे। हम देखना है कौन सा कोरिया की सरकार, या तो पूरा कम्युनिस्ट के अंदर आएंगे, सोशलिस्ट आएगा, या तो पूरे पेनिनसुला में क्या आएगा, डेमोक्रेसी आएगा। तो होंगे जरूर एक, क्योंकि भाषा संस्कृति दोनों की एक है। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं यूएस के साथ में संबंध और इसका नाटकीय कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया का। देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने 1980 के बाद से अपना नाटकीय कार्यक्रम स्टार्ट किया था। सीक्रेट रूप से नाटकीय प्रोग्राम चलाया और धीरे धीरे 2006 में इसने क्या किया, नाटकीय टेस्ट कर लिया, परमाणु बम बना लिया। तो परमाणु बम इसने क्या किया, क्रिएट कर लिया 2006 में। 1980 से ही नाटकीय प्रोग्राम चला रहा है। 2006 में परमाणु बम की टेस्टिंग की, फिर नॉन स्टॉप परमाणु बम की इसने टेस्टिंग की, एक नाटकीय कंट्री बन गया। सिर्फ यहीं पे नहीं रुका नॉर्थ कोरिया, इसके आगे इसने क्या किया, जो अपना नाटकीय कार्यक्रम है ये आगे सपोर्ट दिया ईरान जैसे देश को, पुनः पाकिस्तान जैसे देश को। तो नॉर्थ कोरिया पे हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी नाटकीय कार्यक्रम चलते हैं इनलीगल तरीके से, या कोई कंट्री परमाणु बम बना रही है, इसमें पूरा का पूरा हाथ नॉर्थ कोरिया का रहता है। तो नॉर्थ कोरिया सिर्फ यही नहीं रुक रहा है, पूरा विश्व का नाटकीकरण कर रहा है वो। पुनः मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसने इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल बना लिए। टारगेट में इसके जो था अमेरिका था। अमेरिका सेना साउथ कोरिया में उपस्थित है, ये भी समझना होगा। ये जो साउथ कोरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूएस सेना रहती है। जो यूएस सेना रहती है इसे नॉर्थ कोरिया बोलता है साम्राज्यवादी देश, अमेरिका को साम्राज्यवादी देश के रूप में बोलता है। और जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो एंटी अमेरिकन है, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अमेरिका सेना की उपस्थिति के कारण दक्षिण कोरिया में नॉर्थ कोरिया और भड़कते हैं, प्रोवोकेट होते हैं। रिजल्ट है, साम्राज्यवादी देश के रूप में नॉर्थ कोरिया ने मान्यता दिया है और यूएस के साथ हमेशा इसकी अनबन रहती है। तो इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल हो, स्पेस को मारने वाली सैटेलाइट हो, जंगी जहाज का बेड़ा हो, पनडुब्बी हो, सभी तरीके से फोर्स नॉर्थ कोरिया तैयार कर रहा है। और साउथ कोरिया भी बदले में अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे साउथ कोरिया का एक बार देखते हैं हम लोग। जो साउथ कोरिया है इसने 1953 के बाद से अमेरिका के साथ एक ट्रीटी की थी, तो मिलिट्री ट्रीटी और इसके साथ नागरिक ट्रीटी भी किया। जो साउथ कोरिया है इसने अपने साथ क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण बोलेंगे। अभी बात कर रहे हम लोग साउथ कोरिया की। ये साउथ कोरिया ने क्या किया, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। जो वैश्वीकरण इंटरनेट पे आधारित था तो उसको बहुत अधिक बढ़ावा दिया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, एक्सपोर्ट पे आधारित जो है उद्योग धंधे लगाए, ऐसे इंडस्ट्री की स्थापना की जिसकी भविष्य में एक्सपोर्ट करने की संभावना अधिक थी। इसने एक्सपोर्ट पे आधारित उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, चिप है, सेमीकंडक्टर, इस पे विशेष इसने ध्यान दिया।
रिजल्ट ये रहा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्लोबलाइजेशन, विश्व के साथ जुड़ाव और अमेरिकी इकोनॉमिक्स और सैन्य मदद से ओवरऑल किसने क्या किया, साउथ कोरिया ने विकसित रूप धारण किया। जो बोला जाता है एशियन टाइगर, एशियन टाइगर जिनका तेजी से जीडीपी ग्रोथ हुआ हो, ऐसी कंट्री को एशियन टाइगर बोला जाता है। उस एशियन टाइगर में से साउथ कोरिया भी शामिल हुआ। अन्य जो है जैसे ताइवान, पुनः हांगकांग और सिंगापुर। हांगकांग सिंगापुर तो अपने फाइनेंशियल के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड में इन्वेस्टर हैं। तो ताइवान और साउथ कोरिया अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चिप के लिए जाने जाते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला तो सिंगापुर अपने दक्षिण कोरिया अपने टीवी प्रोग्राम के लिए, जैसे पॉप सिंगिंग के लिए, ड्रामा के लिए, मूवी के लिए फेमस हुआ। तो कोरियाई पॉप डांस, टीवी ड्रामा आज भी वर्ल्ड लेवल पे माने जाते हैं। इससे इसने अपने आप को डेवलप किया। लोग डेमोक्रेसी भी थे, कानून का शासन भी था, इसको ही बढ़ावा मिला। लेकिन नॉर्थ कोरिया की उल्टी स्थिति आई। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, अपने आप को जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे अलग थलग कर लिया। ये कट के रहा, पूरी तरीके से अलग रहा, कट के रहा, यूनाइटेड नेशन से कट के रहा। पुनः एक समय ऐसा भी था कि चीन और रूस से भी इसका कोई विशेष लगाव नहीं था। अपने आप को बंद कर लिया। इसकी इकोनॉमिक्स एक कैप्टिव इकोनॉमिक्स हो गई थी, बंधक वाली इकोनॉमिक्स, क्या बोलेंगे, कैप्टिव इकोनॉमिक्स में जी रहा था, लंबा समय गुजरा। समय समय पे अकाल है। 1990 में नॉर्थ कोरिया में अकाल आया था जिसमें लगभग 3.5 लाख लोग मरे थे। तो अकाल से भी 3 लाख लोग मरे थे। उधर पहले से जो कोरिया वार में काफी सारे लोग मरे। पुनः कम्युनिस्ट सरकार थी जिसका धर्म दर्शन पे कोई विशेष विश्वास नहीं रहता है। ओवरऑल मानव अधिकार, मानव रिकॉर्ड, मानव विकास पे इसका कोई भी ध्यान नहीं रहा। सिर्फ सेना पे ध्यान रहा, सैनिकरण करने पे ध्यान रहा। रिजल्ट ये रहा, इसकी इकोनॉमिक्स का पतन हुआ। आज भी जो नॉर्थ कोरिया की अगर बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया एक सैन्य राज्य है। पहले तो आपको दिमाग में बैठाना है कि नॉर्थ कोरिया एक सैन्य राज्य है। यहाँ पे सारा जो भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भोजन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, भोजन और फिर चिकित्सा की अल्टरनेटिव व्यवस्था, अन्य भी जो भी चीज है, एक नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता, जल हो, बिजली हो, उद्योग धंधे, एग्रीकल्चर, सारा सरकार अवेलेबल कराती है नॉर्थ कोरिया की। क्या बोलना है आपको, नॉर्थ कोरिया की सरकार ही अवेलेबल कराती है। तो सरकार के पास इतना पैसा रहना चाहिए कि एग्रीकल्चर भी करा रही है तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कि कोई खाद की आवश्यकता हो, कीटनाशक की, तो सरकार अवेलेबल कराए। तो नॉर्थ कोरिया के पास इतना फंड नहीं है कि नागरिकों को वो सपोर्ट कर सके। रिजल्ट है इन सब में स्थिति खराब रहती है इसकी। और मानव अधिकार रिकॉर्ड अलग से कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इस पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि पत्रिका स्वतंत्र नहीं है, मीडिया ग्रुप स्वतंत्र नहीं है, सब सरकार की है। ओवरऑल यहाँ पे सरकार कम्युनिस्ट है। एक फैमिली का तानाशाह चलता है, वो है किम फैमिली नॉर्थ कोरिया में, और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है। क्या बोलना है आपको, जो नॉर्थ कोरिया सैनिक राज्य है, तानाशाह वाला शासन चलता है, तानाशाही है। किसकी तानाशाही है, किम परिवार की तानाशाही है। अभी भी देख रहे हैं किम जोंग उन, ये 3rd पीढ़ी के हैं। तो किम परिवार लगातार वहाँ पे शासन की भागदौड़ करता है। और इकोनॉमिक्स कैसी है बोलेंगे, राज्य इकोनॉमिक्स है। स्टेट के द्वारा सारा चीज अवेलेबल कराया जाता है, तो राज्य इकोनॉमिक्स है। तो कोई भी आपको एमएनसी कंपनी नहीं दिखाई देगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां सब सरकार की है। तो एमएनसी की अनुपस्थिति, एमएनसी जो इंटरनेशनल कंपनियां रहती है जिनकी अलग अलग कंट्रियों में उपस्थित हो, उसे एमएनसी कहते हैं। जैसे टोयोटा बहुत जगह गाड़ी बना रही है, फिर है सैमसंग, एलजी, ये सारा अगर देखेंगे तो साउथ कोरिया में एमएनसी एक से एक है। इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आते हैं कहाँ पे, साउथ कोरिया में एमएनसी है, कंपनियां इन्वेस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करे, कोई बड़ी कंपनियां हो, कोई एमएनसी हो।
अब सवाल है फंड कैसे होते हैं नॉर्थ कोरिया को। तो नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, जो अपने मिलिट्री सैन्य उपकरण है इसी का या तो एक्सपोर्ट कर सकता है, या तो नॉर्थ कोरिया को फंडिंग कर दे इसके पार्टनर चीन और रूस। पूरी तरीके से चीन और रूस पे डिपेंड है। रिजल्ट यही है, चीन सबसे बड़ा इसका सपोर्टर है, इंपोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, बड़ा भाई है चीन एक तरीके से नॉर्थ कोरिया का। तो सेना को मजबूत कर रहा है। चीन भी चाहता है कि किसी भी स्थिति में प्रशांत महासागर में अमेरिका का दबदबा समाप्त करना हो। इसके लिए सैन्य हार्डवेयर उपकरण की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में अगर युद्ध होते हैं तो नॉर्थ कोरिया की जरूरत है। और रिजल्ट ये रहा, नॉर्थ कोरिया के कंधे पे बंदूक रख के, बम रख के इसको आगे बढ़ा रहा है। उलझेंगे ये दोनों कंट्री, मरेंगे यहाँ के नागरिक। ना तो अमेरिका को कुछ होने वाला है, ना तो रूस को कुछ होने वाला है, और रूस चाइना को। और अमेरिका का तो एक इतिहास रहा है हमेशा से, जिस भी कंट्री में अमेरिकी सेना रहती है उस कंट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। भले साउथ कोरिया कितना भी डेवलप्ड हो, लेकिन अमेरिकी सेना की उपस्थिति से जो मरेंगे, अगर नाभिक कार्यक्रम जो चलाया, परमाणु बम बनाया, मिसाइल बनाया नॉर्थ कोरिया ने, ये अगर गिराएगा तो पूरा साउथ कोरिया ही जाएगा। कभी भी मिसाइल उसाइल यूएस पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसने अपना तो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया हुआ है, नौसेना को मजबूत किए हुए हैं। लेकिन साउथ कोरिया का क्या, यही क्वेश्चन है। देखना है आगे कि ये मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम समाप्त होते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच कोई ट्रीटी शांति होती है। ठीक है, ट्रीटी शांति की भी बात कर लूँ मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ में। देखिए, जो साउथ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया इन दोनों के बीच समय समय पे जो है घोषणा होती है, राष्ट्रपति मिलते हैं, फिर पता नहीं अचानक से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के फिर चिर प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जो उप राष्ट्रपति हैं, क्या बोलना है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, एक साइड मून थे, एक साइड किम ओंग थे। तो प्रेसिडेंट इनकी 2018 में मुलाकात हुई थी, एक घोषणा जारी हुआ था, डिक्लेरेशन, क्या बोलना है, डिक्लेरेशन। ये जो घोषणा है 2018 में पनमुनजोन घोषणा के नाम से जाना जाता है। दोनों शांति स्थापित करने के लिए दोनों प्रेसिडेंट दोनों देश के मिले, और उसके बाद कोशिश की गई कि कोरिया पेनिनसुला में शांति रहेगा, स्थायी व्यवस्था बनाया जाएगा, आपस में सहयोग कोलैबोरेशन करेंगे। लेकिन फिर से उसके बाद से लगातार एक के बाद एक दुर्घटना दिखाई दे रही है, मिसाइल टेस्टिंग की, डराने की, धमकाने की। वो 2018 की ही बात है, जब नॉर्थ कोरिया और एक साइड थे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, उनका नाम था ट्रम्प। तो किम जोंग उन और ट्रम्प की मुलाकात हुई थी सिंगापुर में, आपको शायद पता होगा। 2018 में ट्रम्प और किम ये कहाँ मिले थे, सिंगापुर में। कोशिश की गई कि यूएस और उत्तरी कोरिया के बीच भी संबंध जो है नॉर्मल हो जाए, शांति स्थापित हो, पूरा इंडो पैसिफिक के लिए शांति हो। क्योंकि इस बार जो युद्ध होना है किसी एक कंट्री का ना हो के ये वर्ल्ड लेवल पे युद्ध चलेंगे, इसमें नाभिकी हथियार भी शामिल है। ठीक है, साउथ कोरिया के लोग अभी भी जो है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एंटी हैं। तो एंटी कम्युनिस्ट वाला जो है इनका कंसेप्ट है, विचार है, बिल्कुल किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट शासन नहीं चाहते हैं। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जो ये डीमिलिटाइज जोन है इसको समाप्त करना चाहते हैं। पूरा पेनिनसुला को ये साउथ कोरिया वाले भी अपने अंडर में लाना चाहते हैं। तो इस तरीके की विचारधारा से तो समाधान संभव नहीं है। कोशिश करनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कि एक मंच पे आएं, और ये दोनों के भविष्य के लिए ही अच्छा है कि एक हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टुडू वाइज के साथ।